ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। आसानी से दूर नहीं होगा पाक का पागलपन। पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव बना हुआ था, उसी के संदर्भ में ये सभी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं आजकल। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि एक सामान्य जानकारी आप लोग इस पर रखिएगा। बाकी आर्टिकल बार बार लिख रहे हैं, तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए पाकिस्तान है, और 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। जो बांग्लादेश देखते हैं ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था ये। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे हम लोगों ने। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। तो भारत के प्रति पाकिस्तान का शत्रुभाव किसी जमीन के टुकड़े टुकड़े व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर सत्ता संघर्ष का परिणाम परिणाम नहीं है। यह सदियों से चले आ रहे एक गहन वैचारिक संघर्ष की उपज और 2 पूरी तरह भिन्न दृष्टियों का टकराव है। जहां भारत समरसतापूर्ण, लोकतांत्रिक और बहुलतावादी कालजयी संस्कृति का बाहक है, वही पाकिस्तान उस संकीर्ण मजहबी चिंतन की अभिव्यक्ति है जो 8वीं शताब्दी में अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम के साथ तलवार की नोक पर इस भूभाग में दाखिल हुई थी। पाकिस्तान आधिकारिक रूप से अपने जन्म को बिन बिन कासिम द्वारा 712 सिंध के हिंदू राजा दाहिर को हराने से जोड़ता है। वैचारिक दृष्टि से पाकिस्तान गजनबी, गौरी, बाबर, औरंगजेब, अब्दाली जैसे इस्लामी आक्रांताओं एवं शासकों को भी नायक मानता है, जिन्होंने मजहबी जुनून के वसीभूत भारत में हिंदुओं का कत्लेआम किया और उनके मंदिरों को तोड़ा और सांस्कृतिक प्रतीकों को रौंदा। पाकिस्तान मानता है कि उस पर भारतीय उपमहाद्वीप में अधूरा गजबाई हिंद पूरा करने का मजहबी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान भी तो यही करता है। आप देखते हैं कि वहाँ जब बंटवारा हुआ 1971 में, अलग हुआ, तो 1947 में, माफ करिए 1947 में, तो बहुत सारे हिंदू परिवार भी वहाँ गए हुए थे, अल्पसंख्यक भी बहुत सारे गए हुए थे। लेकिन आज उनकी संख्या घटती जा रही है। कहते हैं या तो उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, या धर्म परिवर्तन करवा लिया गया, या फिर उन्हें मार दिया गया। उनकी संख्या घट रही है। यही कारण है कि यह संघर्ष 2 देशों का नहीं बल्कि 2 सभ्यताओं के बीच का द्वंद्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हालिया बयानों में यह रेखांकित भी किया, जिसका कुछ लोगों ने तथ्यात्मक कसौटी पर उपहास उड़ाया, पर मूल रूप से ट्रंप सही कह रहे थे। पाकिस्तान ने भारत पर पहला आतंकी हमला अपने जन्म के 2 माह पश्चात यानी अक्टूबर 1947 में किया था, और तब उसकी सेना कबायलियों के साथ मिलकर लूटपाट, हत्या, दुष्कर्म करते हुए श्रीनगर की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तान द्वारा 1965 की युद्धि के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ अगले 1000 वर्षों तक लड़ने की धमकी देना, 1971 की युद्ध में करारी हार के बाद भारत को हजारों घाव देकर समाप्त करने की नीति अपनाना, 1984 में सियाचिन पर कब्जे का प्रयास, 1999 में मित्रता के बदले कारगिल में छुरा घोंपने और भारत में आतंकी हमले कराना उसी सदियों पुराने सभ्यता के संघर्ष का हिस्सा भर है। और जितने बार भी इसने टकराने की कोशिश की, हर बार मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमेशा मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान के जुनूनी मजहबी उन्माद पर विराम नहीं लग पाया, और इसी उन्माद से प्रेरित तो उसके आतंकी हमलों को देश में एक बार यही कहकर खारिज करता रहा कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। परिणाम स्वरूप भारत में निरंतर आतंकी हमले होते रहे। इस दौरान कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार एवं पलायन के अलावा मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, बोधगया जैसे स्थानों को निरंतर निशाना बनाया गया। अक्षरधाम से लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा और यहां तक कि भारतीय संसद भी आतंकी हमलों का शिकार हुई। 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद देश में बहुत बदला, और विगत 11 वर्षों के दौरान ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील जम्मू कश्मीर और कुछ माओवादी प्रभावित जिलों को छोड़कर शेष भारत में किसी भी बड़े आतंकी हमले की घटना लगभग नगण्य रही। यह तुलनात्मक शांति उस नीति परिवर्तन का परिणाम है जिसे वर्तमान भारतीय नेतृत्व ने आतंकवाद और उसके पोषक, चाहे वे देश के भीतर हों या बाहर, के प्रतीकार के रूप में अपनाया। 2016 में उड़ी और 2019 में पुलवामा के आतंकी हमलों के प्रतीकार स्वरूप भारत ने बिना पूर्व चेतावनी के सर्जिकल स्ट्राइक कर शत्रु को चौंकाया। लेकिन पहलगांव के जवाब में भारत ने न केवल अपनी रणनीतिक मंशा स्पष्ट की, बल्कि प्रधानमंत्री ने
सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवादियों को उनकी करतूतों की सजा दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दोषियों को दंडित करने की प्रतिज्ञा का ही परिणाम है। पीएम मोदी ने यथार्थ ही कहा था, शांति का मार्ग सख्ती से होकर जाता है। प्रश्न यह है कि क्या अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? तार्किक जवाब तो यही होगा कि एकाएक तो ऐसा संभव नहीं है। यह लड़ाई लंबी चलेगी। 1971 में भारतीय नेतृत्व ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया था, फिर भी पाकिस्तान की भारत हिंदू विरोधी मानसिकता नहीं बदली। उसने सीधे युद्ध के स्थान पर आतंकियों के माध्यम से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध शुरू कर दिया है। भारत की भांति इजरायल भी अपने जन्म से काफिर कुप्र अवधारणा से प्रेरित मजहबी जुनून और घृणा का शिकार रहा है। शायद ही कोई दौर हो जब इजरायल को आतंक से ना जूझना पड़ा हो, लेकिन अपनी संकल्प शक्ति से वह बाखूबी लड़ रहा है। भारत को ऐसे आप देखते हैं कि संकल्प के साथ आतंकी हमलों के खिलाफ लड़ने हेतु तैयार रहना होगा। पाकिस्तान कोई प्राकृतिक, ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक कारणों से बना देश नहीं है। यह वास्तव में एक कृत्रिम राष्ट्र है और जिसे 1947 के पूर्व भारतीय मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने वामपंथियों और अंग्रेजों के सहयोग से आकार दिया था और इसकी संरचना स्वयं विरोधाभासी है। सच्चा मुसलमान साबित होने की होड़ में वहाँ शिया, सुन्नी और अहमदिया एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तहरीक ए तालिबान जैसे संगठित हजारों सैनिकों को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वे उनके अनुसार खालिस शरीयत नहीं अपनाते। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पाकिस्तान विरोधी भावनाएं उफान पर हैं। बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने मार्च से अब तक 300 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों को मारने का दावा किया। और अब देखिए, इस पृष्ठभूमि में नए भारत की आतंक के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठान, फौज सहित को आतंकवाद की भारी कीमत का स्मरण कराती रहेगी। देश अब उसे समझ आएगा कि आतंकवाद का भरण पोषण महंगा और आत्मघाती सौदा है। इसलिए भविष्य में भारत पर आतंकी हमले से पहले कई बार सोचेगा। जब वो तक भारतीय नेतृत्व और जनमत सजग रहकर पाकिस्तान का यह दबाव बनाए रखेगा, तब तक आप देखिए भारत सुरक्षित रहेगा। स्पष्ट है कि सतत चौकसी और भीषण प्रतिकार ही आतंकी घटनाओं को रोकने का एकमात्र उपाय है। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इनका नाम है बलवीर पुंज। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए। झूठी सूचनाओं से भी लड़ना सीखना होगा। ये आप देखते हैं कि आग की तरह झूठी खबरें फैलती हैं, ये आप लोग भी देखते होंगे। और आजकल तो आज देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत आसानी से ये भी चेक नहीं किया जाता है इसमें सच्चाई है या नहीं है। यह पुरानी कहावत आज की डिजिटल दुनिया में और सटीक साबित होती है कि युद्ध में सबसे पहले सत्य की हत्या होती है। अब युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स समेत अन्य अनेक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लड़े जाते हैं। झूठी सूचनाएं न केवल लोगों को भ्रमित करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को भी धूमिल करती हैं। और आप देखते हैं कि अपनी झूठी सूचनाओं के कारण आज पाकिस्तान की दुनिया भर में खिल्ली उड़ रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच जब मिसाइल चल रही थी ड्रोन से, ये आप देखते हैं कि हमले हो रहे थे, तब तमाम झूठी खबरें भी तीव्रता से फैल रही थी। और आप देखते हैं कि भारत को सुनियोजित दुष्प्रचार का सामना करना पड़ा। और इस दौरान कई डीपफेक वीडियो वायरल हुए जो नितांत झूठे थे। इनमें से कई आप देखते हैं कि क्या AI जनित नकली वीडियो थे और इन नकली वीडियो फोटो को सरकार के साथ आम जागरूक भारतीय नागरिक भी खारिज करने में जुटे। पाकिस्तान ने झूठी, नितांत हास्यास्पद, फर्जी सूचनाओं की बौछार कर दी। यह सिलसिला अब भी कायम। पाकिस्तान समर्थक हैंडल्स, यहाँ तक कि उनके टीवी चैनलों ने दावा किया कि भारतीय एयरवेज तबाह हो चुके, S-400 रक्षा प्रणाली नष्ट हो चुकी है। इन फर्जी खबरों को फैलाने का मकसद भारत की जनता में घबराहट, अविश्वास और भ्रम फैलाना था। अच्छी बात रही कि PIB फैक्ट चेक जैसी सरकारी आप देखते हैं कि सरकारी संस्थाओं ने त्वरित कार्रवाई कर इस खबरों का खंडन किया। और आप देखेंगे कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में युद्ध के दौरान गलत और फर्जी सूचनाओं का इतिहास पुराना है। द्वितीय विश्व युद्ध में ये आप देखते हैं कि हिटलर की नाजी सरकार ने फिल्म और रेडियो के माध्यम से दुष्प्रचार किया, जबकि मित्र राष्ट्रों ने नकली टैंकों और फर्जी योजनाओं से आप देखिए दुश्मन को गुमराह किया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 2022 में एक डीपफेक वीडियो में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर और जेलेंस्की को आत्मसमर्पण की घोषणा करते हुए दिखाया गया। यह झूठा वीडियो फेसबुक पर अपलोड हुआ और कुछ ही समय में लाखों बार देखा गया। फोटोशॉप, AI आदि के सहारे
सारे तैयार फर्जी सूचनाओं से लड़ने के लिए एक सामूहिक रणनीति की आवश्यकता है, और जिसमें सरकार, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया संस्थान और नागरिक सभी की भूमिका हो। सरकार को चाहिए कि वह फर्जी खबरों को तत्काल खंडित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयां बनाए और नियमित प्रेस ब्रीफिंग से सूचनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करे। यदि आवश्यकता हो तो युद्ध काल में इंटरनेट मीडिया पर निगरानी बढ़ाए और दुष्प्रचार करने वाले इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के समय इससे कुछ अकाउंट बंद भी किए गए, जिस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कथित हनन का बेजा शोर मचाया गया। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चाहिए कि वे डीफेक और झूठी सामग्री को पहचानने और हटाने के लिए एआई आधारित सिस्टम विकसित करें। इसके लिए उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए ताकि वे फर्जी पोस्ट, वीडियो आदि को फैक्ट चेक लेबल से चिन्हित करें और उनकी पहुंच से रोकें। रोबोट्स और फर्जी अकाउंट्स की निगरानी और जरूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही डाली जानी चाहिए। मीडिया समूहों को भी अपनी रिपोर्टिंग में दोहरी जांच सत्यापन की व्यवस्था करनी चाहिए। पत्रकारों को डिजिटल सत्यापन उपकरणों जैसे रिवर्स इमेज सर्च और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मीडिया संस्थानों को जनता को जागरूक करने के लिए भी सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि आम लोग झूठे वीडियो पोस्ट को सच मानकर गुमराह होते हैं। नागरिकों को स्वयं भी खबरों को साझा करने से पहले सत्यापन करना चाहिए। उन्हें विश्वसनीय फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म फॉलो करने चाहिए। स्कूल और कॉलेजों में सूचना साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए और जिससे युवा पीढ़ी गलत सूचनाओं के प्रति सतर्क रहे। हमें एक ऐसी शैली को भी विकसित करना होगा जहां समाचारों को तेजी से फैलाने की अपेक्षा सही समाचार को साझा करना अधिक महत्वपूर्ण है। युद्ध के दोहरे कोहरे में फर्जी सूचनाओं से भ्रम हो सकता है, लेकिन युद्ध की रिपोर्टिंग के बारे में बहुत जिम्मेदारी से काम लेना होगा, क्योंकि इससे नागरिकों को संघर्ष की गलत तस्वीर मिलने का खतरा होता है। ऐसा होने पर उनकी चिंता और घबराहट बढ़ती है। भारतीय टीवी चैनलों को भी सतर्क होना होगा, क्योंकि उनकी गलत अंतररंजित खबरों से भारत के बारे में विस्तृत गलत धारणा बना सकता है। हमारे टीवी चैनलों को झूठी सूचनाओं से तो लड़ना होगा, लेकिन ऐसा कुछ करने से बचना होगा जिससे विश्व में भ्रम फैले। ऑपरेशन सिंदूर आतंकी अड्डों को नष्ट करने के लिए था, न कि पड़ोसी देश पर कब्जा करने के लिए। हम नागरिक क्षति को कम करने के लिए बहुत ही सावधानी से लड़ाई लड़ रहे थे। भविष्य की लड़ाइयों में गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अक्सर कहते थे, भारत की ताकत उसकी जागरूक जनता है। यदि हम सभी नागरिक सजग रहें और सत्य को प्राथमिकता दें तो कोई भी गलत सूचना हमें विचलित नहीं कर सकती है। और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ हैं सर्जन पाल सिंह, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। युद्ध और शांति। युद्ध और शांति शब्द मानवीय सभ्यता के दो छोर हैं। एक और युद्ध और जिसमें धधकती तोपों की गूंज, रक्त रंजित धरती, आंसुओं की नदी बहती। दूसरी ओर शांति, जिसमें फूले हुए पलाश की तरह जीवन मुस्कुराता है और समय मानो करुणा की चादर ओढ़कर विश्रांति करता है। युद्ध की शुरुआत विचारों से होती है, किंतु उसका अंत शवों के ढेर से होता है। इतिहास इसका साक्षी है कि युद्ध ने कभी समाधान नहीं किया, उसने केवल घाव दिए जिन्हें भरने में सदियां बीत जाती हैं। युद्ध में जिस विजय पर फूल बरसाए जाते हैं, वही बाद में विवेक की कसौटी पर पराजय प्रतीत होते हैं। और आप देखिए, युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वे विमर्श के स्तर पर भी लड़े जाते हैं। युद्ध केवल तलवारों का खेल नहीं है, यह आत्मा की शांति का अपहरण है। जबकि शांति सबसे ऊंचा साहस है। जहाँ युद्ध प्रतिशोध की भाषा बोलता है, वहीं शांति क्षमा का मौन पाठ पढ़ाती है। शांति उस सूरज की भांति है जो धूप बनकर हृदय में समा जाती है, बिना शोर किए जीवन को उष्मा देती है। गांधी की लाठी और बुद्ध की दृष्टि ने जो कर दिखाया वह तलवारें भी नहीं कर सकी। शांति वह धैर्य है जो मनुष्य को आत्मावलोकन की राह पर ले जाती है। और आप देखिए, मनुष्य के भीतर एक युद्धोन्मादी की उपस्थिति होती है तो एक शांत योगी भी निवास करता है। यह योगी प्रेम, करुणा, विवेक से प्रेरित होता है। सभ्यता का उत्थान तभी संभव है जब हम इस अंतर यात्रा में युद्धरत फसुता को साध सकें और भीतर के योगी को जागृत कर सकें। शांति स्थायी हो, इसके लिए केवल संधियां नहीं अपितु संकल्प भी चाहिए। ऐसे संकल्प जो हर स्तर पर रोपित किए जाएं। याद रहे कि युद्ध एक क्षणिक आवेग है, जबकि शांति दीर्घकालिक चेतना है। हमें उस चेतना की आवश्यकता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने और धरती को स्वर्ग बनने दें। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। घुसपैठियों की पैरवी। देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जब इन्होंने आए और चुनाव हो रहा था, उस समय भी कहा गया कि अब जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, बाहरी हैं और जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, इन्हें निकाला जाएगा, ढूंढ के इन्हें बंगाल की खाड़ी
आप समझ रहे हैं, अरब सागर में गिराया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि इतने साल गुजर चुके हैं सरकार के, नई सरकार के, लेकिन अभी तक चिन्हित ही नहीं किया जा सका कि कितने लोग बाहरी हैं। कहते हैं कि लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं भारत में अवैध रूप से। कुछ लोग किस तरह राष्ट्रीय हितों पर चोट करने वाली जनहित याचिकाओं के सहारे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इसका ताजा उदाहरण वह याचिका है जिसमें यह मांग की गई है कि रोहिंग्याओं को निष्कासित न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इस पर जोर देने के लिए यह फर्जी कहानी गढ़ी गई। रोहिंग्याओं को जबरन निकाला जा रहा है, उन्हें लाइफ जैकेट देकर समुद्र में छोड़ दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका दायर करने वालों को जमकर फटकार लगाई। लेकिन क्या अच्छा नहीं होता कि उस पर जुर्माना भी लगाया जाता? आखिर ऐसे शरारतपूर्ण याचिका सुनी ही क्यों जाए? यह याचिका देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने, रोहिंग्याओं के प्रति प्रेम को ही प्रदर्शित नहीं करती, बल्कि यह भी बताती है कि किस तरह कुछ लोग मानवता सदासहता की आड़ में भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। आखिर अवैध रूप से भारत आए रोहिंग्याओं को क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन्हें अवैध रूप से भारत लाने और देश के अलग अलग हिस्सों में बसाने वाले गिरोह सक्रिय हैं। बंगाल से लेकर दिल्ली तक में सक्रिय एक गिरोह रोहिंग्याओं के साथ बांग्लादेश को भी अवैध तरीके से देश में घुमाते हैं और फिर उन्हें असली नकली भारतीय पहचान पत्रों से लैस करने लगते हैं। आखिर यह राष्ट्रीय सुरक्षा से किया जाने वाला खुला खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? यह सहज सामान्य बात नहीं है कि बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में घुसपैठ करके आए रोहिंग्याओं ने दिल्ली से लेकर जम्मू, हैदराबाद, चेन्नई तक में अपना ठिकाना बना लिया। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि उन्हें किसी साजिश के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में बसाया जा रहा है। कहना कठिन है कि देश में कितने अवैध रोहिंग्या रह रहे हैं। अवैध बांग्लादेशी की संख्या जानना और भी कठिन है। अभी हाल ही में अकेले गुजरात में हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी पाए गए हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब रोहिंग्याओं को देश में आने देने, रहने देने और उन्हें भारतीय नागरिकों की तरह सुविधाएं देने की वकालत की गई। इसके पहले भी इस तरह की कोशिश होती रही है। कुछ ही दिनों पहले कालीन गुंजालविस और प्रशांत भूषण ने एक याचिका में कुछ ऐसी ही मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा था कि गैर भारतीयों के साथ विदेशी अधिनियम के अनुसार व्यवहार किया जाए, भले ही उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिला। भारत ने सदियों से दुनिया भर के सताए गए लोगों को शरण दी है, लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जो घुसपैठियां देश के संसाधनों पर बोझ बनने के साथ सुरक्षा के लिए खतरा बन गए, उन्हें तो निकाल बाहर करना ही होगा। इस साइबर सुरक्षा की बात हो रही है। उत्तराखंड में स्टेट डाटा सेंटर पर गत वर्ष हुए साइबर हमले के बाद से ही साइबर सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस कड़ी में राज्य सचिवालय में नियर डाटा रिकवरी डाटा साइट स्थापित की गई, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में स्टेट डाटा सेंटर 2 का निर्माण किया जा रहा है। इनमें भी सभी विभागों का डाटा सुरक्षित रखा जा रहा है। इनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि साइबर हमले के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों की लगभग 192 वेबसाइट सीधे प्रभावित हुई थी। इस हमले से उबरने में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को खासा समय लगा और इसमें भी केंद्रीय एजेंसियों ने अहम भूमिका निभाई। साइबर हमले की जांच में यह बात सामने आई कि कई विभागीय वेबसाइट अपडेट नहीं थी और इनमें आप देखिए वायरस को रोकने के लिए मजबूत फायरवॉल भी नहीं थे और अब इनकी संपूर्ण व्यवस्था ITDA को दी जा रही है, यानी सभी विभागों की वेबसाइट और एप्लीकेशन ITDA की विकसित करेगा। अतः वह नई वेबसाइट को बनाने में विभागों का सहयोग भी करेगा। यह जरूरी भी है क्योंकि वर्तमान में लगभग संपूर्ण कार्य ऑनलाइन हो रहा है। योजनाओं का क्रियान्वयन भी ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। सभी प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। आमजन मोबाइल बैंकिंग से जुड़ गया है। अधिकांश संबंधित कार्य ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ऐसे में बैंक से लेकर तमाम विभागों को अपना डाटा सुरक्षित रखना आवश्यक है। जाहिर है कि इसमें ITDA की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार को चाहिए कि वह ITDA को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। ये है उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक क्रांति का साधन। दूरसंचार ने वैश्विक दूरी को समेटते हुए सूचना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। इसकी विशेषताओं को आज यानी कि 17 मई को विशेष रूप से याद किया जाता है। वस्तुतः यह दिवस 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। यह वह संस्था है जिसने संचार के वैश्विक नियम बनाए और दुनिया को एक डिजिटल जाल में पिरोया। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे विश्व सूचना समाज दिवस के साथ जोड़कर इसके मायने और गहरे कर दिए। आज के डिजिटल युग में जब ICT ने हर क्षेत्र को नया रंग दिया, यह दिन हमें ठहर कर सोचने को मजबूर करता है। क्या
हम इस तकनीक को केवल सुविधा मान रहे हैं या इससे समाज को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने का हथियार बना रहे हैं। वस्तुतः आप देखें, आईसीटी आज जीवन का हर रंग छू रही है। शिक्षा में ऑनलाइन कक्षाएं, स्वास्थ्य, दूर चिकित्सा, व्यापार में डिजिटल बाजार और शासन में ई गवर्नेंस, ये सभी इसके चमत्कार हैं। भारत जैसे देश में जहां डिजिटल भारत, भारत नेट, 5G और पीएम बाड़ी जैसी योजनाएं तेजी से बदलाव ला रही हैं। आईसीटी ने शहरों और गांवों के बीच की दूरी को मिटाने का बीड़ा उठाया। एक स्मार्टफोन अब किसी किसान को मौसम का हाल बताता है, किसी छात्र को विश्व स्तरीय शिक्षा से जोड़ता है और किसी महिला को निर्भरता का रास्ता दिखाता है। यह तकनीक केवल एक साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति की धुरी है। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 2025 की थीम डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों मायने रखती है। डिजिटल युग में समावेशी प्रगति की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। यह थीम वैश्विक जरूरतों को उजागर करती है, जो तकनीक के लाभ को केवल विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखना चाहती है, बल्कि इसे समाज से हर वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों तक पहुंचाना चाहती है। भारत में डिजिटल इंडिया पहल के तहत ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम इस दिशा में सशक्त कदम उठा रहे हैं, और जिससे गांवों की महिलाएं भी डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन रही हैं। फिर भी डिजिटल खाई, साइबर सुरक्षा जोखिम, डाटा गोपनीयता, असामान्य इंटरनेट पहुंच जैसी चुनौतियां कायम हैं। सरकार की पहलों को आपको लिख देना है, जो चुनौतियां हैं उन्हें लिख देना है, चाहे आप निबंध लिख रहे हो या आंसर राइटिंग कहीं कुछ भी कर रहे हो। तो इस सब का उल्लेख यही सब तो लिखना होता है। हमारे देश में आईसीटी की दिशा में भी अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। इन बाधाओं के बावजूद आईसीटी की ताकत बेमिसाल है। यह एक गांव की महिला को डिजिटल बाजार से जोड़ सकती है, एक युवा को नए कौशल सिखा सकती है और एक मरीज को सुदूर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा दे सकती है। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें इस क्रांति को और तेज करेंगी। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती हैं, उपलब्ध करवा दी जाती है। अब देखिए, युद्ध में विजय की बहुस्तरीय रणनीति। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष ने कई विमर्श खड़े किए हैं, और इनमें आधुनिक हथियारों का मुख्य धारा में आना और जनमानस को तकलीफ पहुंचाए बिना दुश्मन को परास्त करना प्रमुख रहा। भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के ठिकानों पर हमला करना और पाकिस्तान के जनमानस को बिना चोट पहुंचाए अपने लक्ष्यों को पूरा करना इसका जीवंत उदाहरण है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु देश को चौतरफा घेरने की रणनीति पर भी काम करना होगा। वही बातें हो रही हैं, आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं ना कि एक सामान्य जानकारी आप लोग की, हर पक्ष को आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद मैं कहता हूं कि भैया वो लिखे जाते रहेंगे आर्टिकल, आप समझ रहे हैं, इस पर खूब आर्टिकल लिखे जाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी। ये आप देखिए, बिहार के चुनाव के संदर्भ में लिखी जा रही, राहुल गांधी गए हुए थे ना, उन्हीं की। रक्षा निर्यात में बढ़त के आयात पाकिस्तान की, आप देखते हैं कि अभी हम लोग रक्षा बजट भी बढ़ा रहे हैं। इससे देख लेते हैं थोड़ा आर्टिकल को। ये आप देखिए, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध भारत द्वारा किए गए जवाबी हमले के केवल 4 दिन में ही पाकिस्तान भयभीत हो गया। हालांकि आप देखते हैं कि संघर्ष विराम ने इस आतंकवादी राष्ट्र की और नुकसान से बचा लिया, परंतु इस अवधि में पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अगर हम संघर्ष के इन 4 दिनों को देखें तो भारत निश्चित रूप से अपनी रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से स्वदेशी रक्षा उपकरणों को वैश्विक स्तर पर अपने संबंधित श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ के बराबर या उससे भी बेहतर प्रदर्शित करने में सक्षम रहा। भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय प्रणालियों द्वारा शत्रु की प्रौद्योगिकियों को बेअसर करके ठोस सबूत भी पेश किए। भारत की रक्षा निर्यात वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और देखिए, पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष को देखते हुए रक्षा मंत्री ने संकेत दिया कि भारत अपने रक्षा बजट में व्यापक वृद्धि कर सकता है। देखिए, एक और यहां बात बता दूं आपको, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। रक्षा प्रणाली, भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रमुख रक्षा उपकरणों में शामिल आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जिसे आर्मीनिया जैसे देशों को निर्यात किया गया, सूडान में प्रदर्शित किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे फिलीपींस को निर्यात किया जा रहा है। अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी इसमें रुचि दिखाई है। फेनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसे आर्मेनिया को निर्यात किया गया। 155 mm आर्टिलरी गन, जिसे आर्मेनिया को निर्यात किया गया, जो उन्नत आर्टिलरी प्रणालियों में भारत की क्षमताओं को उजागर करता है। डोनियर 228 विमान,
जिसे परिवहन और निगरानी दो भूमिकाओं के लिए विभिन्न देशों को निर्यात किया गया। हालांकि इन रक्षा वस्तुओं की विभिन्न देशों में पहले से ही मांग है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद का परिदृश्य भारत के रक्षा निर्यात के पक्ष में आ गया और भारत अब अधिक रक्षा सामान बेचने के बेहतर स्थिति में है। इस ऑपरेशन ने न केवल भारत की सैन्य साख को बढ़ाया, बल्कि स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा प्रणालियों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का भी जीवंत प्रदर्शन किया है। आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत की स्वदेशी प्रणाली है, जिसने हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। इस प्रणाली को भारत द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के साथ 15 वर्षों में विकसित किया गया। आकाश न आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया। और आप देखते हैं भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए युद्ध क्षेत्र में अपनी ताकत साबित की है। उल्लेखनीय है कि आर्मीनिया पहला देश है जिसने 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 15 आकाश मिसाइलें प्रणाली का ऑर्डर दिया था और पहली खेप पिछले साल ही भेजी जा चुकी है। लेकिन हालिया संघर्ष के दौरान आकाश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। अब जब आकाश मिसाइल प्रणाली की सफलता संदेश से परे साबित हो चुकी है, भारत दुनिया भर से भारी मात्रा में ऑर्डर की उम्मीद कर सकता है। अगर हमने केवल 200 मिसाइलों के लिए भी ऑर्डर मिलते तो इससे 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। ब्रह्मोस तो भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पहली बार युद्ध के मैदान में दिखी। बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान द्वारा भारत के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के प्रयास के जवाब में पाकिस्तान के अंदर कई रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया। हालांकि भारत सरकार या भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन संघर्ष की अवधि के दौरान ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। ब्रह्मोस को रूस के सहयोग से भारत में विकसित किया है, इसलिए पश्चिमी देशों में इसके विपणन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन ब्रह्मोस की सिद्ध सफलता के कारण इसके बाजार में निश्चित वृद्धि हो सकती है। सीफ्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2020 और 2024 के बीच रक्षा वस्तुओं का वैश्विक निर्यात सालाना 138 अरब डॉलर रहा। शीर्ष 5 हथियार निर्यातक देशों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी है। इन 5 देशों के पास इस अवधि के दौरान दुनिया के हथियारों के निर्यात का लगभग 72% हिस्सा है। समझना होगा कि वैश्विक रक्षा निर्यात पर अब कुछ खिलाड़ियों का दबदबा नहीं रह गया। हालांकि अमेरिका, रूस और फ्रांस अभी भी अग्रणी है, जबकि भारत, दक्षिण कोरिया, तुर्की, इजराइल जैसे देश तेजी से बाजार हासिल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और युद्ध क्षेत्र में सिद्ध प्रदर्शन के साथ भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनने के लिए तैयार है, जो शुद्ध आयातक से वैश्विक सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में शुद्ध योगदानकर्ता बन रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।